हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपको साइंस पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो साइंस में सबसे पहले हम फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। ठीक है, पर तीनों पढ़ाएंगे। पर आज से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो बायो स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा वो चैप्टर रहेगा, उस चैप्टर का नाम है रुधिर परिसंचरण तंत्र। तो हम आज बात करेंगे रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें ताकि हम वीडियो कंटिन्यू बनाते रहें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं रुधिर परिसंचरण तंत्र। तो दोस्तों देखते हैं कि रुधिर परिसंचरण तंत्र, रुधिर परिसंचरण तंत्र, रुधिर परिसंचरण तंत्र, हम इसको टॉपिक बाय वन करके खत्म करेंगे। तो रुधिर परिसंचरण तंत्र, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे वो हम आज आपको बता दे रहे हैं कि रुधिर परिसंचरण तंत्र में हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे और फिर ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे और हार्ट के बारे में पढ़ेंगे और लसिका के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ब्लड के बारे में पढ़ना हम आज से स्टार्ट करते हैं। तो अपना चैप्टर आज हम ब्लड स्टार्ट करते हैं। ब्लड, देखिए ब्लड जो हमारे शरीर में जो ब्लड होता है उसका वर्क क्या होता है। और देखिए जो ब्लड होता है कि जितने भी हम पोषक तत्व होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ब्लड क्या करता है, हम किसी भी चीज को खाते हैं तो ब्लड ये पोषक तत्वों को हमारे बॉडी तक पहुंचाने का काम करता है। आपने देखा होगा कि हम टेबलेट लेते हैं, टेबलेट मुंह से भी लेते हैं। ठीक है, जो टेबलेट मुंह से लेते हैं ना, खाते हैं, उनका जो असर हमारी बॉडी पे पड़ता है काफी देर में पड़ता है। कुछ जो इंजेक्शन के द्वारा मेडिसिन, जो कुछ मेडिसिन होती हैं वो इंजेक्शन के द्वारा हमारी बॉडी में क्या की जाती हैं, वो ब्लड के द्वारा ही हमारी बॉडी में पहुंचाई जाती हैं। तो वो क्या करती हैं, बहुत जल्दी ही पूरी बॉडी पार्ट में जहाँ पहुंचना होता है वहां पहुंच करके अपना काम तेजी से करना स्टार्ट कर देती हैं। तो आज हम अपने ब्लड के बारे में आते हैं। तो आज ब्लड के बारे में बताते हैं कि ब्लड ब्लड जो हमारा कैसा ऊतक होता है। रुधिर परिसंचरण, देखिए रुधिर रुधिर जो होता है हमारा संयोजी ऊतक होता है। रुधिर जो होता है हमारा तरल संयोजी ऊतक होता है। रुधिर तरल संयोजी ऊतक होता है, संयोजी ऊतक होता है। ब्लड का जो पीएस मान होता है, ब्लड का पीएस मान 7.4 होता है, जो क्षारीय है, जो क्षारीय है। जिसकी भी वैल्यू पीएच मान, जिसका भी पीएच मान 7 से मोर देन होता है वो हमारा क्षारीय हो जाता है। जिसका 7 होता है वो उदासीन हो जाता है और जो पीएच वैल्यू लेस देन 7 होता है वो हमारा अम्लीय हो जाता है। तो यहाँ पर जो पीएच वैल्यू जो ब्लड की है 7.4 है, यहाँ 7 से ज्यादा है इसलिए इसका मान क्या होगा, क्षारीय होगा। अगर हम बात करते हैं वेट के अकॉर्डिंग, तो वेट के अकॉर्डिंग बात करते हैं कि हमारे शरीर के टोटल वजन का 7 से 8% हमारी बॉडी में ब्लड होता है। अगर मान लें कि कोई पर्सन है जिसका टोटल वेट, उसका वेट कितना 100 kg है, तो उसकी बॉडी में ब्लड कितना होना चाहिए, तो उसकी बॉडी में जो ब्लड है वो 7 लीटर होना चाहिए। जो वेट है वो कितना होना चाहिए, 7 लीटर होना चाहिए। ठीक है, तो 7 to 8% होता है पूरे हमारे वेट का, 7 to 8% होता है, 7 to 8% होता है। अगर हम बात करें मेल और फीमेल की,
अगर हम बात करें मेल और फीमेल की, तो मेल में देखेंगे, जो मेल में होता है, मेल में ये 5 to 5.4 लीटर ब्लड होता है। और वही अगर बात करें फीमेल में, तो फीमेल में 4 लीटर से लेकर के 4.5 लीटर ब्लड होता है। 4.5 यहाँ कर लेते हैं, 5.5 ब्लड होता है। ठीक है, अब देखेंगे कि ब्लड हमारा जो है कितने प्रकार का होता है। ठीक है, अब हम ब्लड को देखेंगे कि ब्लड हमारा कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पर देखिए, हम ब्लड को 2 पार्टों में सबसे पहले डिवाइड करते हैं। तो 2 पार्ट हमारे कौन कौन से हैं? तो देखिए, जो 2 पार्ट हमारे हैं वो यहाँ पर सबसे पहले रुधिर प्लाज्मा, रुधिर प्लाज्मा, और एक है हमारा रुधिर कणिकाएं, रुधिर कणिकाएं। तो ब्लड को हमने 2 पार्टों में डिवाइड कर लिया, रुधिर प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। अगर बात करते हैं प्लाज्मा, तो प्लाज्मा जो होता है ब्लड का 55% होता है। और अगर रुधिर कणिकाएं की बात करें तो ये हमारा कितना 45% तक होता है। उधर का दिखाई दे रहा है? उधर का दिखाई दे रहा है? नहीं, ये चीज दिखाई दे रहा है इधर? हाँ, रुधिर कणिकाएं जो है 45% तक रुधिर कणिकाएं है। ठीक है, तो रुधिर, अब हम रुधिर प्लाज्मा की बात करते हैं। तो रुधिर प्लाज्मा में जो वाटर हमारा होता है वो 90 से लेकर के 92% होता है। 90 से लेकर के प्लाज्मा में 92, इसमें क्या होता है, इसमें हमारा वाटर होता है। अगर हम बात करें वाटर, और इसके अलावा जो 6% जो होता है प्लाज्मा में प्रोटीन होता है, प्लाज्मा में प्रोटीन होता है। अब देखिए इसमें प्रोटीन कौन कौन सी होती है। ठीक है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन, देखिए फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन का काम ये है कि ये ब्लड का थक्का बनने में सहायक होता है। जब भी हमें चोट लगती है तो चोट लगने पे क्या होता है कि ब्लड हमारा बहना स्टार्ट हो जाता है, पर कुछ समय बाद क्या होता है कि ब्लड वो हमारा जम जाता है। और जमने पे ये होता है कि वहां पे ब्लड जम जाता है। तो जो ब्लड हमारा जमता है उसका मेन रीजन क्या होता है कि फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है। क्या वो ठीक है, अब एक सेकंड इसमें जो प्रोटीन होती है वो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती है। अब देखिए, फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होती है वो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है, और ग्लोब्यूलिन जो प्रोटीन होती है ये हमारे रोग और प्रतिरोधक क्षमता को क्या करती है, ये बढ़ाती है। फिर इसके बाद में हम आते हैं जो इसका 2% होता है। 2% में अन्य चीजें आती हैं, अदर चीजें आएंगी, जैसे कि हमारा मिनरल्स आ जाएंगे। मिनरल्स प्लाज्मा में कौन कौन से पाए जाएंगे? कैल्शियम पाया जाएगा, और सोडियम पाया जाएगा, और Mg मैग्नीशियम पाया जाएगा। अब बात करते हैं कि जो हमारा प्लाज्मा है, प्लाज्मा का जो कलर, रंग कैसा है। प्लाज्मा का जो रंग है हल्का पीला होता है, हल्का पीला होता है। और प्लाज्मा को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो प्लाज्मा को हम मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। प्लाज्मा को मैट्रिक्स नाम से भी जानते हैं, मैट्रिक्स नाम से भी जानते हैं। अब इसके बाद में अगला देखते हैं, रुधिर कणिकाएं।
तो प्लाज्मा कैसा होता है? प्लाज्मा तरल होता है, ये भी पॉइंट लिख लो। प्लाज्मा कैसा होता है? यह तरल होता है। प्लाज्मा कैसा होता है? प्लाज्मा तरल होता है। अब हम बात करते हैं रुधिर कणिकाओं की। तो रुधिर कणिकाओं का टोटल परसेंट है 45% है। देखिए जो रुधिर कणिकाएं हैं, रुधिर कणिकाओं को हम लोग 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। तो रुधिर कणिकाओं को 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। वो WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स हैं। तो अब हम यहाँ पर डालते हैं रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं, रुधिर कणिकाएं। तो रुधिर कणिकाएं जो है हमारे पास, ये हमारे पास 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले RBC और WBC और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स से हैं। ठीक है, अब RBC को, इसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, और WBC का व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स, और ये प्लेटलेट्स है। ठीक है, अगर अब हम बात करते हैं इनको, RBC को किस अन्य अदर नाम से जानते हैं? ठीक है, अगर RBC, WBC और प्लेटलेट्स, अगर हम इनकी बात करें तो इनको और किस किस नाम से हम लोग जानते हैं? ठीक है, उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, एरिथ्रोसाइट, इसको क्या बोलेंगे? एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, एरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल को अन्य किस नाम से जानते हैं? एरिथ्रोसाइट। और WBC को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो WBC को हम ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। WBC को ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। और हम बात करते हैं इसको प्लेटलेट्स को। प्लेटलेट्स को इसके अलावा थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हुआ RBC का नेम और WBC और प्लेटलेट्स के। हम इसके बाद में इसके लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। लाइफ, जीवन काल। तो RBC का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है, 120 डेज। ठीक है, अगर वही WBC की बात करें तो 10 से 13 डेज होता है। अगर थ्रोम्बोसाइट की बात करें तो इनका 7 to 8 डेज, 7 to 10 डेज होता है। 7 to 10 डेज होता है। तो RBC, WBC इनका 120 दिन, 30 डेज। देखिए अब क्या होता है कि अगर कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें ब्लड डोनेट कर देना चाहिए, इसलिए क्योंकि जो हमारा ब्लड है 130 क्या 120 डेज के बाद क्या हो जाएगा? वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एक तरीके से नया बनता है। और एक साइड में वो क्या होता रहता है? डेड होता रहता है। नया बनता है और डेड होता रहता है। ठीक है, तो ये बनता कहाँ पे? ये देखेंगे कि हमारा जो RBC है, WBC है, प्लेटलेट्स, ये बनता कहाँ पर है? देखिए, ये जो हमारा ब्लड होता है ये हमारा अस्थिमज्जा या बोन मैरो में बनता है। अस्थिमज्जा या बोन मैरो में बनता है। अब देखो बोन मैरो होता क्या है? ठीक है, अब ये देखो, ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी हड्डी हो गई। ठीक है, ये जो है ये हमारी हड्डी है। और इस हड्डी के अंदर जो होता है बोन्स होती है। अब इसके अंदर एक खोखला टाइप होता है और इसमें क्या होते हैं? इसमें ऐसे डॉट्स करके कुछ सेलें लगी रहती हैं। ठीक है, इन सेलों का क्या नाम है? स्टेम सेल है। स्टेम सेल बोला जाता है।
इसको स्टेम सेल बोला जाता है। देखो ये हड्डी हुई, हड्डी के अंदर एक खोखले पार्ट में स्टेम सेलें पाई जाती हैं और इन सेलों के अंदर ही आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। ठीक है, तो कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा या बोन मैरो में होता है। तो आरबीसी का जो निर्माण है, फॉर्मेशन, तो आरबीसी का जो निर्माण है वो कहाँ पे होगा? वो बोन मैरो में, बोन मैरो या अस्थि मज्जा में होता है। तो इसका भी निर्माण कहाँ होगा? इसका भी निर्माण होगा बोन मैरो में होगा। कहाँ पे होगा? बोन मैरो में होगा। और इसका भी निर्माण कहाँ होगा? बोन मैरो में, बोन मैरो में होगा। ठीक है, अब देखो ये तो आरबीसी था। ठीक है, आरबीसी कहाँ बनता है? बोन मैरो में। ठीक है, अब ये प्लीहा में जाकर के क्या होता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो आरबीसी होता है वो प्लीहा में जाकर के क्या होता है? डेड हो जाता है। इसीलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो आरबीसी का कब्रिस्तान, कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। हाँ, कहा जाता है। ठीक है, तो आरबीसी को कब्रिस्तान, प्लीहा को कहा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनका जो फॉर्मेशन होता है वो बोन मैरो में होता है और इनको कब्रिस्तान कहता है। और प्लीहा को, और प्लीहा जो हमारा होता है, प्लीहा को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। प्लीहा को ब्लड बैंक, ब्लड बैंक कहा जाता है। ठीक है, अब देखो प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है? ठीक है, अब प्लीहा को ब्लड बैंक इसलिए कहा जाता है, जब भी किसी भी पर्सन का एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट होने पर अगर उसकी काफी मात्रा में खून बह गया या फिर ब्लड बह जाए तो अब उसकी पूर्ति तो सबसे पहले हमारी बॉडी सेल्फ करती है। तो सेल्फ कैसे करती है? तो प्लीहा में एकदम से जा करके ये ब्लड हमारा डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो क्या होता है? कुछ स्टोर होने के बाद उसके बाद डिस्ट्रॉय होता है। जैसे भी किसी भी पर्सन का एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट होने पर क्या होता है कि अगर ब्लड काफी मात्रा में बह जाता है, जब ब्लड काफी मात्रा में बह जाता है तो ब्लड की हमें नीड होती है इंसान की बॉडी को। तो वो ब्लड क्या कहे? वो ब्लड प्लीहा से ले लेता है। इसीलिए प्लीहा को ब्लड बैंक भी कहा गया और कब्रिस्तान भी कहा गया, क्योंकि वो आरबीसी जो होती है वहां पे डेड हो जाती है। तो ये होता है कि एकदम से डेड नहीं होती, कुछ स्टोर रहती है, उसके बाद फिर डेड होती है, थोड़ी स्टोर होती है, डेड होती है, स्टोर होती है, डेड होती है। तो जब भी हमारे शरीर को इमरजेंसी में ब्लड की जरूरत पड़ती है तो प्लीहा से मांग लेता है, प्लीहा उसको दे देता है। इसीलिए उसको ब्लड बैंक कहा गया है। ठीक है, अगर अब हमने इसके निर्माण के बारे में बात कर ली, निर्माण का हो गया। अब हाँ देखो, निर्माण, अगर कोई बच्चा है, नवजात शिशु है, तो उसका निर्माण क्या बोन मैरो में होगा? उसका नहीं, उसका निर्माण जो आरबीसी है, खून का निर्माण है, ब्लड का, तो उसका निर्माण आरबीसी में नहीं होता है, प्लीहा में होता है। ठीक है, अब इसका देखो दो टाइप में होता है। जैसे कि हम मान ले, एक ये माँ है। ठीक है, जब बच्चे के कोई भी लिम्स का या अंगों का निर्माण नहीं होता है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होती है? इसमें 3 लेयर का निर्माण होता है। ये एक लेयर 1 2 1 2 3 लेयर होती है। ठीक है, ये जो बीच वाली जो लेयर होती है मीसोडर्म बोला जाता है, इसको मीसोडर्म बोला जाता है। ठीक है, मीसोडर्म, मीसोडर्म बोला जाता है। ठीक है, तो मीसोडर्म का काम क्या होता है? जो ये वाली लेयर होती है, तो इस लेयर का काम ये होता है कि ब्लड का बनना, अस्थियों का बनना, बोन्स का बनना और मांसपेशियों का बनना और हार्ट वगैरह, ये लिम्स ये बनाती है। जब बच्चे, एक स्वस्थ बच्चा जब पेट में होता है माँ के, तब उसका जो ब्लड है कहाँ बनता है? तब जो ब्लड है वो प्लीहा, यकृत और प्लीहा में बनता है। जब शिशु नवजात बच्चा होता है पेट के अंदर।
अब हम बात करते हैं इसके आगे। काट दो फोन, ठीक है। अगर हम इसके केंद्रक की बात करते हैं, ठीक है, केंद्रक की बात करते हैं, तो केंद्रक देखो आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, पर हाँ जितने भी मेमल होते हैं उसमें आरबीसी नहीं पाया जाता। जितने भी मेमल की बात कर रहे हैं, बाकी में तो हो सकता है पाया जाता हो, पर जितने भी मेमल हैं, स्तनधारी हैं, उसमें आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। और कुछ मेमल ऐसे हैं जिसमें कि आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, तो उनका नाम काफी पूछा जाता है एग्जाम में। तो वो कौन कौन से मेमल है, तो वो हमारा ऊंट और लांबा, ये दो ऐसे एनिमल्स स्तनधारी हैं जिनमें आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। और बाकी अन्य मेमल्स में क्या होता है कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो अब देखो इसमें, तो इसमें लिख देना लांबा और ऊंट में पाया जाता है। आरबीसी ऊंट और लांबा में, लांबा के जो आरबीसी में क्या होता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। बाकी जितने भी मेमल हैं उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी में, तो डब्ल्यूबीसी में केंद्रक या न्यूक्लियस क्या, इसमें केंद्रक पाया जाता है। तो डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। अगर वही हम बात करें प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स में क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स में क्या होता है कि प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता है। अब हम इसके बात करें 1 मिलीमीटर। अब आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि 1 मिलीमीटर क्यूब में कितने आरबीसी होते हैं, कितने डब्ल्यूबीसी होते हैं, कितने प्लेटलेट्स होते हैं। तो अब हम आपको ये बताते हैं कि 1 मिलीमीटर क्यूब में कितने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। तो इसको हम रफ किए दे रहे हैं।